आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, विजिल आईएएस इंदौर के द्वारा जो हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स अभी होने वाला है उसमें 10 क्वेश्चन हम रोज़ आपसे डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि हमारे लिए किन प्रश्नों को, किन टॉपिक को फोकस करना है, उनसे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। और साथ में आपको एक बात और भी समझ में आएगी कि विजिल आईएएस द्वारा जो टेस्ट सीरीज अभी होने वाली है, आज या कल में हम इसका शेड्यूल आपके साथ शेयर कर देंगे। और उस शेड्यूल में हमने 3 प्रकार से उसको बनाया है, 50 क्वेश्चंस पेपर्स का। यदि कोई अभ्यर्थी कंप्लीट 150 क्वेश्चंस कर 50 पेपर्स करना चाहता है, अर्थात 15,000 क्वेश्चंस करना चाहता है, तो उसके लिए एक अलग जो है शेड्यूल जारी किया जाएगा। आइए हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, सबसे महत्वपूर्ण घटना है इस वर्ष की, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल है। तो अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपने मुख्य न्यायाधीश के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की होगी, पर बहुत कम एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये मालूम होगा कि इनका जो टेन्योर है वो कब से कब तक है। तो ये चीज़, जैसे इस तरह के जो प्रश्न हैं, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी प्रश्नों का डिस्कस कल इसी समय हम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। और कल वाले जो क्वेश्चन हम आपको शेयर करेंगे उसका नेक्स्ट डेट हम लोग डिस्कशन करेंगे। दूसरा प्रश्न भारत निर्वाचन आयोग से है, ये आपके सिलेबस में है, आप देख सकते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग का हिस्सा नहीं है, आप जानते हैं 3 सदस्यीय आयोग है, तो आपको थोड़ा सा ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अपडेट होना चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, शरद कमल अंचत किस खेल से संबंधित है? अभी इस वर्ष ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं और आपको मालूम होगा कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी इनको नॉमिनेट किया गया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पेपर वही अच्छा होता है जो बैलेंस हो, जिसमें कुछ प्रश्न कठिन हो और कुछ सरल हो। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज रिलेटेड टू। जेम्स वेब टेलीस्कोप किससे संबंधित है? ये वर्ष 2022 की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इनमें से एक ऑप्शन बताना है। दिसंबर 2022 में भारत में आने वाले चक्रवात का नाम है। आप जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमने पूछा है ये करंट अफेयर्स बेस्ड है, पर ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो यहाँ अभ्यर्थियों को हम ये कहना चाहेंगे, ज्योग्राफी भी अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनको ज्योग्राफी में जहाँ से जो टॉपिक आपके करंट अफेयर्स बेस्ड है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनको थोड़ा सा अपडेट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? अब यहाँ पे पूछा गया है वर्तमान में, तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको मालूम होगा कि जो मध्य प्रदेश है उसमें जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है वो 2 से 3 पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि यदि आपको मालूम है तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप कर नहीं पाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपने अनुमान के आधार पर इसको लगाया और सही बैठ गया तो वो बात अलग है। अभी आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश पीएससी भी नेगेटिव मार्किंग लाने जा रही है, तो और कई सारे एग्जाम में भी हो भी चुका है ये। इसलिए आपको कोशिश ये करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एकदम एक्यूरेट पढ़ें, खूब अच्छे से याद रखें, कन्फ्यूज़न नहीं हो। आप जानते हैं कि प्रीलिम्स परीक्षा का सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है तो वो है कन्फ्यूज़न, यानी भ्रम की स्थिति। भ्रम की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हम किसी चीज़ को 1-2 बार पढ़ते हैं। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ से बन सकते हैं उनको आप कई बार पढ़ लें, टेस्ट पेपर लगा लें, थोड़ा सा उसको नोट डाउन करें, तो आपसे गलतियाँ कम से कम होंगी। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे इस स्लाइड में हमने ये रणनीति आपके सामने प्रस्तुत की है, विजिल आईएएस एमपीपीएससी प्रीलिम्स रणनीति। 100 दिवसीय क्लास है, आप जानते हैं आपकी एग्जाम 21 मई को होने वाली है। 100 डेज में ये जो पूरा आपका 10 यूनिट है, अगर हम 10-10 दिन मान लें एक मोटे तौर पर, तो ये 10 दिन में आप प्रत्येक यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव होगा
जब आपके पास सारा कंटेंट पहले से रेडी हो, पहले से बना हुआ हो, प्रूफ रीडिंग हो, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा खास तौर से एमपी के जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। कई किताबों में आपने देखा होगा अलग अलग लिखा रहता है डेटा, तो हमें ये कोशिश करना है कि यहाँ पे हमारी जो प्रमाणिकता है, ऑथेंटिसिटी है, उसको ध्यान में रखना है। 15,000 प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और आप जानते हैं कि जो 15,000 क्वेश्चन हैं, ऐसा तो है नहीं कि आज हम बैठ जाएंगे और इनको बना लेंगे। अगर ऐसा हम करते भी हैं तो ये कॉपी कट पेस्ट होगा। आपको मैं ये बता दूं कि हम लोग साल भर क्वेश्चन बनाते हैं, पैरेलल करंट अफेयर्स के, पैरेलल जो एग्ज़ाम्स और भी कई एग्ज़ाम्स होते हैं पीपीएससी के द्वारा, उन सब के हम क्वेश्चंस रोज़ 10-20 क्वेश्चन बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये टेस्ट सीरीज बना है। क्वेश्चंस का आप नेचर भी देख रहे होंगे कि बहुत कॉपी पेस्ट नहीं है। तो 15,000 प्रश्नों की अगर आपने टेस्ट सीरीज लगा ली और उसका डिस्कशन सुन लिया, तो आप ऐसे मानो मोटे मोटे तौर पर कि एक क्वेश्चन में 4 विकल्प होते हैं, है ना। अगर चारों विकल्पों को डिस्कस किया जाएगा तो ये टेस्ट सीरीज सिंपली अगर आप देखें तो ये 60,000 क्वेश्चन आप इसमें लगा लेंगे। तो फिर बचेगा क्या? यानी अगर मोटे तौर पर देखो कि एक यूनिट के करीब आपको 6,000 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 यूनिट के 60,000 क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर थोड़ा उसको डिटेल डिस्कशन किया जाता है तो आपको और भी इसमें लाभ हो सकता है। अब यहाँ पे सारे अभ्यर्थियों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, 2020 में, 2021 में मध्य प्रदेश विशेष से प्रश्नों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसलिए हमारा फोकस टेस्ट सीरीज में क्लास में सबसे ज़्यादा रहेगा मध्य प्रदेश के इन टॉपिक्स पर, जो कि हैं इतिहास, भूगोल, संस्कृति, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, खेलकूद, समसामयिक घटनाएं और पर अधिक हम लोग फोकस करें। देखो, आपका जो पढ़ने का तरीका है या जो सामान्य तरीके से जो लोग पढ़ते हैं या जो इस तरह से क्लास कंडक्ट करते हैं और एक टाइम फ्रेम में वो सारा कुछ कंप्लीट करा देते हैं, तो ये अच्छा है। शेड्यूल तो एक होना ही चाहिए, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप यदि इतना पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप थोड़ा इसको विस्तृत पढ़ें। जैसे एक उदाहरण से समझिए, अगर आपने पिछले वर्षों के पेपर देखे हों तो मैं एक एग्जाम्पल से इस बात को स्पष्ट करता हूँ कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय लोक नृत्य है वो राई है। अब आप इस राई से पूछे गए सारे प्रश्नों को पिछले बार के आप देखिए, खंगालिए किस प्रकार से पूछा गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जाता था कि मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है। कितना आसान था। पर अभी 2021 का आप प्रश्न देखिए क्या पूछा है। आपका जो अभी ये पेपर हुआ है एडीपीयू का, उसमें पूछा था कि राई लोक नृत्य का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है, ये पूछा गया है। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जैसा कि आप देख रहे हैं विजिल एकेडमी इंदौर, इस पर हमने एडीपीओ के पेपर्स के आंसर्स भी अपलोड किए थे और अभी मध्य प्रदेश द्वारा उसकी आंसर की जारी की गई है, जो कि मॉडल आंसर है, अभी वो फाइनल नहीं है। अगर आप उसको और हमारे पेपर को आप मैच करेंगे तो 48 क्वेश्चंस के आंसर सेम हैं, 2 क्वेश्चन के आंसर में डिफरेंस आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश पर आपको बहुत ध्यान देना है। जैसा कि मैंने बताया है कि राई के बारे में, आप देखिए राई आप पढ़ रहे हैं तो राई में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए कि सबसे पहले तो ये राजकीय लोक नृत्य है, इसलिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, राई से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी जैसे राम सहाय पांडे के बारे में पूछा गया था 2021 में, तो ये करंट अफेयर्स बेस्ड हो गया। ओके। तीसरा जो डायमेंशन है राई का, अब मान लीजिए राई में जो वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, उन वाद्य यंत्रों के नाम भी पूछ सकता है क्योंकि पूछ ही रहा है ना। ये तीसरा डायमेंशन। चौथा डायमेंशन इसका बैकग्राउंड है ना, कि इसकी पृष्ठभूमि, कि ये राई लोक नृत्य की जो परंपरा आती है वो कहाँ से आती है, क्यों आती है। फिर इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में
जो राई लोक नृत्य की एक लोकप्रियता है, क्षेत्रीय लोकप्रियता है, स्थानीय लोकप्रियता है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि राई लोक नृत्य जो है वो संपूर्ण मध्य प्रदेश में तो है, लेकिन कहीं कहीं पर ये इसकी जो लोकप्रियता है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे बुंदेलखंड में ही ले लो, बुंदेलखंड के कई जो हिस्से हैं, कई क्षेत्र हैं या कई स्थान हैं, वहाँ पर इसका अपना एक महत्व है। मैं अब यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अपना पढ़ने का आप दृष्टिकोण बदलिए। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया है, तो हमें पढ़ने का दृष्टिकोण भी अपना बदलना चाहिए। और जो परंपरागत पाठ्य सामग्री है उसकी अपनी लिमिटेशन होती है। कारण उसका ये है कि वो बार बार प्रिंट नहीं हो सकता है, लेकिन मार्केट में जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने क्या किया है, डिजिटल नोट्स या ई नोट्स बनाया है। जैसे सपोज दैट कि हमने राई लोक नृत्य के बारे में लिखा, वहीं पर यदि कोई चीज़ नई उसमें जुड़ रही है या नया कुछ पूछा, नई इन्फॉर्मेशन मिली, तो हमने वहाँ पे एक अदर कलर से, दूसरे कलर से उसको वहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। तो ये जो नोट्स आपका डिजिटल है या ई नोट्स है, ये डायनामिक नोट्स बन गया आपका, है ना। और ये आपको लगातार आपको उसमें जो है अपडेट करते रहेंगे। आपने देखा होगा कि 65-70 तक स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद तो जो 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर अभ्यर्थियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो अभ्यर्थी मेंस की बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं, पर उनका प्रीलिम्स 2-3 साल से गड़बड़ा रहा है। फिर एमपीपीएससी की जो कार्यशैली है संशोधन की, कि एक से अधिक उत्तर मानना या किसी प्रश्न को डिलीट कर देना, वो भी एक प्रॉब्लम हमारे साथ है। उसको आपको स्वीकार कर लेना चाहिए और उसके हिसाब से ही आपकी अपनी योजना होना चाहिए। अगर आप 80 स्कोर करते हैं या 80 प्लस स्कोर करते हैं आप, तो आपको फिर किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहेगा। पेपर जैसा भी, पेपर की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, पेपर सरल आ रहा है कि कठिन आ रहा है, लेकिन आपको अपना एक टारगेट तो बनाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि पूर्णिमा देवी किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन हमने पूछा है, यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आपने देखा 10 क्वेश्चन है, हमने ये 10 यूनिट से एक एक क्वेश्चन लिया है ना, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अब इसमें हो सकता है बहुत सारे लोग इसका उत्तर जानते हो, नहीं जानते हो। फिर आता है पालपुर कूनो में पुनर्वास किए गए चीते का वैज्ञानिक नाम है। देखिए अब कितनी चर्चित परियोजना है ये, मध्य प्रदेश की, भारत की और इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन देखिए प्रश्न आपके सामने है, साइंटिफिक नेम आपको चीता का बताना है। अब भी आप इसमें देखेंगे दिन भर है आपके पास, आप इसको खोजिएगा और ये सोचिए। देखिए गूगल करने के बाद तो फिर सब कोई विद्वान हो जाता है ना, लेकिन बगैर गूगल किए आप इसका अगर उत्तर लगाएंगे तब हम आपको मानेंगे कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। अब अप्रोच देखिए आप क्वेश्चन का, है ना। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो चर्चा में आपके टॉपिक होते हैं, उनको हमारा पढ़ने का जो दृष्टिकोण होता है वो भी बहुत मायने रखता है। इसमें शायद ही किसी का ध्यान गया हो, यदि गया है तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में किस एक जहाज से भारत वापस आए थे। अब आप सोच रहे होंगे सर किस प्रकार का प्रश्न है, तो आतंकित करने वाला प्रश्न है हम लोगों को, है ना। लेकिन फिर ऐसा कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं पेपर में, हमेशा आपने देखा होगा, जो किसी से भी नहीं बनते हैं, तो उस श्रेणी का ये प्रश्न है। और यदि आपसे बन जाए तो आप मतलब बहुत बड़े विद्वान हैं, हिस्ट्री के बहुत बड़े जानकार हैं, इसको हम हृदय से स्वीकार करेंगे। अब देखिए ये इसलिए पूछा है, प्रश्न के पूछने का जो हमारा वो है कि हमने इसको क्यों पूछा। इसलिए पूछा है क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हो रहा है, इसलिए ये घटना चूंकि महत्वपूर्ण है, तो आप हिस्ट्री में जाकर के थोड़ा सा इसको गहराई से पढ़ें, इसका हमारे मतलब ये हुआ। टेलीग्राम चैनल पर हमारा जो विजिल IAS इंदौर टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम मुख्य परीक्षा के भी कुछ महत्वपूर्ण जो है टॉपिक या
समय समय पर कुछ हम क्वेश्चंस डाल देते हैं। आज मैंने निबंध का टॉपिक शेयर किया है, जो कि आपसे द्वितीय निबंध आपसे पूछा जाता है 25 अंकों में और 500 शब्द इस पे लिखने रहते हैं। जो विषय दिया हुआ है द्वितीय निबंध में, उसमें लिखा है समसामयिक समस्याएं एवं निदान। तो आपको करंट अफेयर्स बेस्ड जो इशू हैं, ये इशू आप देखिए कैसे मैंने सिलेक्ट किए हैं, आप उसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। भारत चीन सीमा विवाद आपने देखा है 2022 में, ये काफ़ी चर्चा में रहा, और हाल ही में तवांग वाला जो केस था, उसके पहले जो है लद्दाख वाला केस था, तो ये लगातार चर्चा में रहा है, और इसलिए इससे जो प्रश्न आपसे निबंध पूछा जाएगा उसकी बहुत संभावना है। दूसरा, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार। आप देखेंगे ये टॉपिक भी काफ़ी चर्चा में रहा है, और इसमें आपने देखा होगा कि ट्रांसजेंडर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं या जो लीगल राइट्स हैं, उसकी दिशा में हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण स्टेप लिए। भारतीय इतिहास पुनर्लेखन एक दृष्टिकोण, ये निबंध आपका बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। आप देखेंगे मीडिया में लगातार ये खबरें आती रहती हैं कि हमें जो हमारा जो इतिहास है वो एक दास्ता का इतिहास है, एक गुलामी का इतिहास है, जो हमारे मानसिक एक तरह से की गुलामी को पैदा करता है। नरेंद्र मोदी जी ने भी आज़ादी का जो अमृतकाल है उसमें 5 प्रण लिए थे, उसमें एक प्रण ये भी है कि हम गुलामी की जो मानसिकता है हमारी, क्योंकि जो हिस्ट्री लिखा गया है अभी तक, वो हमें एक प्रकार से गौरवान्वित नहीं करता है, इसलिए इस प्रकार की चर्चा है तमाम जो है मीडिया जगत के अंदर, इसलिए ये निबंध मैंने लिया है यहाँ पे। चौथा है भारतीय विरासत पर गर्व। ये निबंध हमने क्यों लिया है, इसका प्रमुख कारण है हमने इसको थोड़ा सा बदल के रखा है टॉपिक को। आज़ादी का अमृत काल देख रहे होंगे आप, जो है 75 सप्ताह तक जो मनाया जा रहा है, वो एक प्रकार से हमारी भारतीय विरासत ही है। और ये जो निबंध हमने इसको थोड़ा सा आपका शीर्षक इसको हमने बदला है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये निबंध हमने क्यों सिलेक्ट किए हैं। अब बात करते हैं कि निबंध तो हमने दे दिए, लेकिन इससे हमको फ़ायदा क्या होगा। एक फ़ायदा तो ये होगा कि इन शीर्षकों पर अगर जिन अभ्यर्थियों का ध्यान नहीं गया है उनका ध्यान जाएगा। तो वो एक तो ध्यान आकर्षित करना, ताकि आपको एक दिशा मिल सके कि हमको ये टॉपिक भी पढ़ना है, अगर ये टॉपिक छूट रहा है तो हमारा तैयार हो जाए। कल हम इन 4 में से किसी एक निबंध को, खास तौर से मैं, अगर आप चारों निबंध देखेंगे और मैं यदि आपसे पूछूं तो आपको तीसरा निबंध थोड़ा सा कठिन लगेगा। अगर मुझे निबंध लिखने के लिए इनमें से 4 में से कहा जाएगा तो भी मैं थर्ड को चुनूंगा। इसके कई कारण हैं, आप भी सोचिए मैं क्यों इसको चुन रहा हूँ, है ना। तो कल हम इसी समय आपको जो थर्ड निबंध है भारतीय इतिहास पुनर्लेखन एक दृष्टिकोण, इस पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के उपरांत इसकी जो PDF रहेगी वो हम अपने विजिल IAS इंदौर टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमने जो आज इस प्रकार से एक शेड्यूलिंग की है कि आपके साथ 15 से 20 मिनट हमारा रोज़ एक संवाद स्थापित हो सके, इसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल को के माध्यम से रोज़ आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे, और एक दिन ऐसा रहेगा कि हम क्वेश्चन डालेंगे और अगले दिन उसका डिस्कशन होगा। ऐसा इसलिए है कि तब तक आपकी कोई भी डाउट हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फेसबुक पर भी ये सारे क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले होंगे, दिखाई देंगे, उसमें भी आप लिख सकते हैं। और जो भी क्वेरीज आपकी होंगी तो आप उन क्वेरीज को आप जो है, हम अभी एक टेलीग्राम चैनल जो है इंटरेक्टिव बनाएंगे अलग से, उस पर भी आप अपनी बात लिख सकते हैं। तो आज का हमारा जो आपके साथ चर्चा थी वो यहीं पे कंप्लीट होती है। धन्यवाद।